हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश पत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे सेक्शन 42 से लेकर 45 के बारे में। सो ये जो सेक्शंस हैं प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। प्री में क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर। एंड मेंस के लिए जो सेक्शन 42 है, 43 एंड 44 है, ये इन तीन सेक्शंस में से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डायरेक्ट लैंग्वेज जो है वो सफिशेंट रहेगी एंड इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं जो लिंक करते हैं इन सेक्शंस के साथ, वो इस वीडियो में हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। एंड ये जो सेक्शंस हैं इनमें सेक्शन 42 से लेकर 44 जो है, सेक्शन 42, 43 एंड 44, इनमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि कब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 41 में तो था कि कब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रोविज़न है, कब एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, कब एक मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। वहीं जो सेक्शन 45 है वो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करता है। तो इन सेक्शंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक और बात, इनसे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं सीआरपीसी की, वो सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। जो इससे पहले के सेक्शंस है वो भी आपको जानने ज़रूरी हैं। इन सेक्शंस पर आने से पहले पिछली जो वीडियोज़ है वो आप ज़रूर देखिए, तभी ये सेक्शंस आपको अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 42 पर, जिसकी हेडिंग है अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। देखिए इस सेक्शन में क्या है, हमने सेक्शन 41 में डिस्कस करा था कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। वहाँ पे ये था कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तभी कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो खुद भी यही बात कहती है, जो 2C में दी गई है, कि जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सके वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। एंड वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है 2L में डिफाइंड है, जो कि कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। पर ये जो सेक्शन है सेक्शन 42, ये इसका एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 42 में ऐसे सरकमस्टांस, ऐसी सिचुएशन बताई गई है जब एक पुलिस ऑफिसर एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वैसे तो वारंट चाहिए होता है अरेस्ट के लिए, या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए। पर सेक्शन 42 में कुछ ऐसी सिचुएशन बताई गई है जब एक पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है, सब सेक्शन 1 कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, जब कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कमिट करता है या फिर वो एक्यूज है कमिट करने के एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, एक पर्सन ने एक पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, रिफ्यूजल ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। अब वो पर्सन जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, उस पर्सन से जो पुलिस ऑफिसर है वो डिमांड करता है, वो ये कहता है कि अपना नेम और रेजिडेंस बताओ, अपना नाम और अपना पता बताओ। पर वो जो पर्सन है वो रिफ्यूज़ कर देता है, अपना नाम और पता नहीं बताता, और गिव्स ए नेम और रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। या फिर वो पर्सन कोई ऐसा नेम या फिर रेजिडेंस बताता है जो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि फॉल्स है। पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि जो ये नाम और पता इस पर्सन ने बताया ना, ये झूठ बताया है, फॉल्स बताया है। तो इन दोनों ही केसेस में ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस मे बी असर्टेन्ड। इन दोनों ही केसेस में जहाँ पर पुलिस ऑफिसर डिमांड कर रहा है नेम या फिर एड्रेस की, एंड वो पर्सन रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, या फिर वो ऐसा कोई नेम या फिर एड्रेस देता है जो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि फॉल्स है, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है ताकि उसका नेम और रेजिडेंस एसर्टेन हो सके। मतलब सही नेम और रेजिडेंस पता करने के लिए उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। आगे सब सेक्शन 2 कह रहा है कि जब उस पर्सन का ट्रू नेम एंड रेजिडेंस एसर्टेन हो जाए, ये पता चल जाए, ये क्लियर हो जाए कि उसका असली नाम और पता क्या है, तो उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के, विद और विदाउट श्योरिटीज़। बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने का मतलब, इस केस में जो बॉन्ड की बात की गई है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट है। जिस पर्सन को अरेस्ट करके लेके आया गया है वो पर्सन उस रिटर्न एग्रीमेंट पे साइन करेगा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा कोर्ट में मैं आऊँगा। एंड वो पर्सन अगर नहीं आता, अपीयर नहीं होता कोर्ट में जिस भी डेट को उसको बताया गया है, तो उस पर्सन को कुछ सम ऑफ मनी, कुछ ना कुछ पैसे भी पे करने पड़ेंगे। तो ये बॉन्ड होता है। बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट हो सकता है विद और विदाउट श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब एक पर्सन जो एक्सेप्ट करता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर्सन की डेट की या फिर दूसरे पर्सन के बिहेवियर की। अगर श्योरिटी के साथ बॉन्ड एग्जीक्यूट करा है तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा गारंटी होती है। एक दूसरा पर्सन भी आकर उस बॉन्ड पे साइन करता है, वो कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ
ये जो पर्सन है ये अपीयर होगा, मैं इसके बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो श्योरिटी के साथ अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा गारंटी होती है, ठीक है। विद और विदाउट श्योरिटीज भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंस इन इंडिया, अगर वो जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उस पुलिस ऑफिसर ने, उसका नाम और पता जानने के लिए, वो इंडिया में रहता ही नहीं है, इंडिया का रेजिडेंस ही नहीं है, द बॉन्ड शेल बी सिक्योर्ड बाय ए श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। तो अगर वो पर्सन जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा, अब उसको अरेस्ट कर लिया गया उसका नेम एंड रेजिडेंस पता करने के लिए, वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इंडिया के बाहर रहता है वो, तो उसका जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा वो श्योरिटी या फिर श्योरिटीज़, एक श्योरिटी या फिर एक से ज़्यादा श्योरिटीज़ के साथ एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाए, क्योंकि वो पर्सन तो इंडिया में रहता ही नहीं है। तो एक तरीके से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बॉन्ड जो है सिक्योर्ड होता है श्योरिटीज़ से। आगे सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ट्रू नेम और रेजिडेंस, उसका नाम और पता अगर नहीं पता चल पाता, एसर्टेन नहीं होता 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, जब भी उसको अरेस्ट किया गया फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसका ट्रू नेम और रेजिडेंस एसर्टेन नहीं हो पाता, या फिर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से फेल हो जाता है, या फिर उसने बॉन्ड तो एग्जीक्यूट कर लिया पर बॉन्ड एग्जीक्यूट के साथ उसको कहा गया कि सफिशेंट श्योरिटीज़ फर्निश करो, सफिशेंट श्योरिटीज़ भी यहाँ पर होनी चाहिए, लेकर आओ, तो वो इस चीज़ से फेल कर जाता है, तो ही शेल फोर्थविथ बी फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, उसको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा, जिस भी मजिस्ट्रेट की वहाँ पर जुरिसडिक्शन होगी। ये एक रूल भी है सेक्शन 57 CRPC में कि अगर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये सेक्शन 42 देखा हमने। आगे सेक्शन 43 जिसकी हेडिंग है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। तो CRPC जो है वो प्राइवेट पर्सन को, किसी प्राइवेट पर्सन को भी पावर देती है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो ये सेक्शन 43 उस बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कोज टू बी अरेस्ट, वो खुद अरेस्ट कर सकता है, वो किसी और पर्सन को भी कह सकता है कि आप अरेस्ट करो। प्राइवेट पर्सन किसको अरेस्ट कर सकता है, हु इन हिज प्रेजेंस कमिट ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिस पर्सन ने नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है प्राइवेट पर्सन के सामने, उसको प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। कॉग्निजेबल के साथ साथ नॉन बेलेबल भी होना चाहिए, तभी प्राइवेट पर्सन वहाँ पर अरेस्ट कर सकता है। और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस करती है कोर्ट किसी पर्सन को, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ के साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब अरेस्ट करने के बाद विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना डिले के उस पर्सन को वो पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा, मेक ओवर कर देगा, या फिर पुलिस ऑफिसर अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उसको लेके जाएगा, या फिर किसी और को कहेगा कि आप लेके जाओ, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में उस पर्सन को वो हैंड ओवर कर देगा, मेक ओवर कर देगा। आगे सबसेक्शन 2, इफ देर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, ए पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम, ठीक है। अब मेक ओवर कर दिया किसी पुलिस स्टेशन में या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है, ये लग रहा है कि प्राइवेट पर्सन जिस पर्सन को लेके आया मेरे पास, ये सेक्शन 41 के प्रोविजंस के अंडर आता है। सेक्शन 41 में जो भी चीज़ें दी गई उसमें से कुछ ना कुछ इस पर्सन ने करा है, तो पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम, पुलिस ऑफिसर उसको वहाँ पर सेक्शन 41 के अंदर यहाँ पर री अरेस्ट करेगा। आगे सबसेक्शन 3, इफ देर इज रीजन टू बिलीव दैट ही इज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि वो जो पर्सन को लेके आया प्राइवेट पर्सन, इस पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है, एंड ही रिफ्यूजेज ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। एंड पुलिस ऑफिसर उससे डिमांड करता है, उसको कहता है कि अपना नेम और रेजिडेंस बताओ, अपना नाम और पता बताओ, पर वो जो पर्सन है रिफ्यूज़ कर देता है, अपना नाम और पता नहीं बताता, और या फिर वो नेम और रेजिडेंस ऐसा बताता है जो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो है फॉल्स बता रहा है, गलत अपना नाम और पता बता रहा है, तो उस पर्सन को डील किया जाएगा सेक्शन 42 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। सेक्शन 42 में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन 42 में जो पुलिस ऑफिसर है अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पर्सन ने कमिट करा है, ऐसा पुलिस ऑफिसर को लग रहा है। नाम और एड्रेस वो बता नहीं रहा अपना,
तो सेक्शन 42 में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो उस पर्सन को भी अरेस्ट कर सकता है। आगे क्या लिख रखा है, बट इफ़ देर इज़ नो सफिशेंट रीज़न, वहाँ पर सफिशेंट रीज़न नहीं है ये बिलीव करने का कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करा है, सो ही शैल बी एट वंस रिलीज, उसको वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 43 के प्रोविजंस हैं कि कब एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, उस अरेस्ट करने के बाद प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, हमने ये जाना कि एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, पर यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि अगर वो जो प्राइवेट पर्सन है उसने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जिसने ऑफेंस कमिट करा है जो कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल नहीं है, ठीक है ना, कॉग्निजेबल या फिर नॉन बेलेबल दोनों हो तब जाके वो प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन यहाँ पर एक लेमैन है, हम अज्यूम करेंगे वो लेमैन है, उसको लॉज के बारे में क्या पता होगा, तो उस पर्सन ने, प्राइवेट पर्सन ने एक ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लिया जिसने कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं करा है, बोनाफाइड मिस्टेक के चलते उससे ऐसा हो गया, तो वहाँ पर वो पर्सन प्रोटेक्टेड होगा सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी के अंडर, जो कि बात करता है कि जहाँ एक पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर देता है, फैक्ट की मिस्टेक कर देता है कोई पर्सन, एंड उसको लगता है कि वो जस्टिफाइड है बाय लॉ ये करने के, तो उस पर्सन को वहाँ पर डिफेंस दिया जाता है, मिस्टेक एज ए डिफेंस वहाँ पर यूज़ होता है, वो जो बोनाफाइड मिस्टेक है वो डिफेंस में काउंट हो जाती है, तो वो जो पर्सन है वो प्रोटेक्टेड है सेक्शन 79 आईपीसी के अंडर। सो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 44 जो बात करता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के बारे में। सो अगर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन के पास पावर है अरेस्ट करने की किसी पर्सन को, तो मजिस्ट्रेट के पास भी पावर बिल्कुल होगी अरेस्ट करने की। तो ये सेक्शन कह रहा है कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, चाहे वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव है या फिर जुडिशियल है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 23 तक डिस्कस किए थे पिछली वीडियोज़ में, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल कोई भी हो सकते हैं, उनकी प्रेजेंस में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है एंड ऑफेंस कमिट होता है उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में, तो ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, वो खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं कि ऑफेंडर को अरेस्ट करे। खुद भी अरेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट या फिर किसी पर्सन को ऑर्डर भी दे सकता है। ऑर्डर से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 37 सीआरपीसी में दिए गए थे, ठीक है ना। उसमें बताया गया था व्हेन पब्लिक टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, कि पब्लिक को हेल्प करनी होती है, असिस्ट करना होता है मजिस्ट्रेट को जो भी रीजनेबल डिमांड कर रहा है एड, एंड अगर कोई पर्सन डायरेक्शन फॉलो नहीं करता जो मजिस्ट्रेट दे रहा है तो सेक्शन 188 आईपीसी में उसको पनिश किया जाता है। तो वो जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है, किसी और पर्सन को भी ऑर्डर कर सकता है कि ऑफेंडर को अरेस्ट करे, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, एंड उस पर्सन को बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उस पर्सन को कस्टडी में वो जो मजिस्ट्रेट है वो भेज सकता है, ठीक है ना। बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हैं। अगर उस पर्सन ने जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जो बेलेबल है तो बेल मिल जाएगी उसको, तो इस तरीके से उसको बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखना है मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड, कोई भी ऑफेंस यहाँ पर कमिट करता है कोई पर्सन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में। यहाँ पर ये नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया या फिर नहीं करा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर एनी ऑफेंस वर्ड यूज़ किया गया है कि कोई भी ऑफेंस होने पर एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकता है, फिर किसी और पर्सन को भी ऑर्डर कर सकता है कि वो अरेस्ट करे। आगे सब सेक्शन 2 कह रहा है एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट, जो एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो किसी भी टाइम पे अरेस्ट कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसकी प्रेजेंस में, जिस पर्सन के अरेस्ट के लिए वो कॉम्पिटेंट है उस टाइम पर वारंट इशू करने के, ठीक है ना। कोई मजिस्ट्रेट अपने सामने किसी पर्सन को देखता है जिस पर्सन के अटेंडेंस के लिए वो वारंट इशू कर सकता है, एंड वो जो प्रेजेंट है वो पर्सन वो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में है, तो ऐसे पर्सन को वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल खुद भी अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी और को भी डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। अब सेक्शन 44 से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। देखिए, एक जनरल प्रोविज़न है सेक्शन 479 में कि अगर कोई जज या फिर मजिस्ट्रेट किसी केस में पर्सनली इंटरेस्टेड है तो वो जज या फिर मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई जज या फिर मजिस्ट्रेट है अपने फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कोई केस नहीं देख सकता, जिस केस में जज या फिर मजिस्ट्रेट पर्सनली इंटरेस्टेड हो गया उस केस को वो ट्राई नहीं कर सकता। ये रूल बताता है सेक्शन 479 सीआरपीसी। तो ऐसे ही जिस पर्सन को मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है सेक्शन 44 के अंडर,
अभी जो हमने प्रोविजंस पढ़े कि सेक्शन 44 में किसी भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकता है, तो जिस पर्सन को वो अरेस्ट कर रहा है मजिस्ट्रेट, उसका केस वो ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट ने या फिर जज ने सेक्शन 44 के अंडर अरेस्ट कर लिया तो ये मान लिया जाएगा कि उस मजिस्ट्रेट का उस केस में वहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफेंस होता देख लिया उस मजिस्ट्रेट ने, वो उस पर्सन के अगेंस्ट ही डिसीजन देगा। तो वो जज या फिर मजिस्ट्रेट जो खुद अरेस्ट करता है किसी पर्सन को, वो उस केस को ट्राई नहीं कर सकता। एक जनरल प्रोविज़न है। एक और पॉइंट है यहाँ पर इससे रिलेटेड कि अगर मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट कर लिया इस सेक्शन में किसी पर्सन को एंड उस पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रख लिया, 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके रख लिया उस पर्सन को। अब एक रूल है सेक्शन 57 में कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी पर्सन को डिटेन करके नहीं रख सकते। उस पर्सन को मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करना होता है एंड मजिस्ट्रेट अगर वहाँ पर परमिशन देता है सेक्शन 167 क्लॉज 1 के अंडर, तभी जाके उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके रखा जा सकता है, कस्टडी में रखा जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने कस्टडी में रख लिया एक पर्सन को, 24 घंटे से ज़्यादा रख लिया एंड दूसरे मजिस्ट्रेट को वहाँ पर उस पर्सन को प्रेजेंट नहीं करा। यहाँ पर दूसरे मजिस्ट्रेट को उस पर्सन को प्रोड्यूस करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाती है। दूसरे मजिस्ट्रेट को वहाँ पर उस पर्सन को प्रोड्यूस नहीं किया गया ताकि सेक्शन 167 के अंडर रिमांड का ऑर्डर मिल जाए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसकी डिटेंशन जो है इलीगल होगी। ठीक है ना, बेशक मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर किसी पर्सन को अरेस्ट किया हो, दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जाके उसको सेक्शन 167 के अंडर ऑर्डर लेने पड़ेंगे, तभी वो 24 घंटे से ज़्यादा उसको उस पर्सन को कस्टडी में रख सकता है मजिस्ट्रेट। तो ये सेक्शन 44 हुआ। अब आते हैं सेक्शन 45 पर। इसकी हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम अरेस्ट। आर्म्ड फोर्सेस को ये सेक्शन प्रोटेक्ट करा है। जो आर्म फोर्सेस होती है हमारी आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, और भी जो डिफरेंट आर्म फोर्सेस होती हैं, असम राइफल या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं, उन फोर्सेस को ये जो सेक्शन है प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है कि नॉट वेद स्टैंडिंग कंटेन इन सेक्शन 41 to 44, मतलब कुछ भी जो लिखा गया सेक्शन 41 से लेकर 44 में वो मैटर नहीं करता, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। नो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग। कोई भी पर्सन जो यूनियन की आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है वो अरेस्ट नहीं होगा या फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर वो कुछ भी कर रहा है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब तक कंसेंट नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती, तो उस आर्म फोर्स के मेंबर को अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है उसको किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो सेक्शन 41 से लेकर 44 में प्रोविजंस दिए गए हैं कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन या फिर मजिस्ट्रेट जो अरेस्ट कर सकता है, वो उस पर अप्लाई नहीं होंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पर कंसेंट नहीं ली जाती। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ मेंबर ऑफ फोर्सेज चार्ज विद मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के जरिए ये बता देगी कि जो सबसेक्शन 1 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो कौन से क्लास और कौन से कैटेगरी के फोर्सेस पर अप्लाई होंगे जो कि पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए हैं। ठीक है ना, पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए जो फोर्सेस होती हैं जैसे कि CRPF, BSF और भी जो फोर्सेस हो गई, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन क्लास या फिर कैटेगरी पे भी वो जो सबसेक्शन 1 में प्रोविज़न लिखे गए हैं वो अप्लाई करवा सकती है। मतलब उन फोर्सेस पर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए डायरेक्ट कर देती है तो सेक्शन 41 से लेकर 44 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इसमें आगे लिख रखा है देयर अपॉन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शैल अप्लाई एज अ एक्सप्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग देयर इन द एक्सप्रेशन स्टेट गवर्नमेंट वाज सब्स्टिट्यूटेड। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसा कर देती है, डायरेक्ट कर देती है नोटिफिकेशन के जरिए कि इस क्लास या फिर कैटेगरी के फोर्सेस के मेंबर्स पर सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा, तो वहाँ पर सबसेक्शन 1 को ऐसे रीड किया जाएगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ना लिखकर स्टेट गवर्नमेंट लिख रखा हो, वर्ड्स वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पर कंसेंट लेनी पड़ेगी उन फोर्स के मेंबर्स को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये सेक्शन 45 की डायरेक्ट लैंग्वेज है। इससे रिलेटेड एक प्रोविज़न है जो सेक्शन 197 के सबसेक्शन 2 और 3 में दिया गया है। ठीक है ना, सेक्शन 197 प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है। ये कहता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा उस ऑफेंस का जो कि एलेज किया जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस के किसी मेंबर ने किया है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वहाँ पर केस होगा इनकी परमिशन नहीं ली जाती। ठीक है ना, एक तरीके से लिंक हो गया। सेक्शन 45 में तो उनको अरेस्ट से प्रिवेंट किया जा रहा है, जो भी यूनियन की आर्म्ड फोर्सेज हैं या फिर वो फोर्सेज हैं जो पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए हैं, सेक्शन 45 उनको अरेस्ट करने से प्रिवेंट कर रहा है।
वहीं सेक्शन 197 के सबसेक्शन 2 एंड 3 प्रिवेंट कर रहे हैं कोर्ट को कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा उन ऑफेंस से रिलेटेड जो अलेज किया जा रहा है कि इन फोर्सेस ने वो करा है। सो ये हमारा सेक्शन 45 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर एंड होती है। सेक्शन 42 से लेकर 45 तक हमने प्रोविजंस देखे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड जो CRPC की वीडियोस हैं इससे पहले की एंड इससे बाद की भी CRPC की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो CRPC की प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई डाउट रहता है किसी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।